बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक हमारी वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एमएससी क्लास का एक कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ जू जियोग्राफी। इस कोर्स को आज हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और एक ओवरव्यू है ये, और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने की या 80% तक ये कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से कोऑपरेशन की उम्मीद है और अपील करता हूँ कि वीडियो पूरी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। अब जू जियोग्राफी बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ जू जियोग्राफी ये कोर्स का नाम है। जू जियोग्राफी बेसिकली कहते हैं एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, या जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की, उसको स्टडी किया जाता है इस ब्रांच के अंदर। एवरी एरिया ऑफ अर्थ हैज़ इट्स एनिमल और प्लांट। हर दुनिया का हर हिस्सा जो है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की, बल्कि किसी ख़ास किस्म की एनिमल या प्लांट लाइफ मौजूद होती है। अब जैसे आइस कवर्ड पोलर रीजन्स हैं, आइस कवर्ड पोलर रीजन्स, ये जो पोलर रीजन्स हैं ये बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो इनका ये रीजन और तरह के हैं, इनकी टोपोलॉजी और तरह की है। ऐसे ही यहाँ पर मौजूद लाइफ जो है वो और तरह की सबसे यूनिक होगी। बैरन प्लेट्यूज़ हैं, ये प्लेट्यूज़ के ऊपर भी जो लाइफ प्रेजेंट है वो भी बाकियों से डिफरेंट होगी। और डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स जो हैं उनकी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर मौजूद इंडिविजुअल्स जो हैं या ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बाकी किसी भी जगह पर प्रेजेंट नहीं है। डैम्प फॉरेस्ट हैं, तो इन फॉरेस्ट के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। सिमिलरली हाई माउंटेन्स, ये हाई माउंटेन्स के, हाई लैटीट्यूड के या हाई अल्टीट्यूड के जो माउंटेन्स है वहाँ पर भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। ओशंस, लेक्स, रिवर्स, स्टैग्नेंट पूल, ऑल हैव वन और मोर काइंड ऑफ लाइफ। इन तमाम के अंदर एक या में कई किस्म की प्लांट लाइफ जो है वो प्रेजेंट होती है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मोर देन 5 million species of plants and 1.12 million species of animals are known. All the living organisms are in a living region are termed as biota of the region. किसी भी जगह पर जितनी लाइफ प्रेजेंट है, जितनी फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट है, वो सारी की सारी मिलकर बायोटा कहलाती है। ये बायोटा जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। द एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फौना। जो एनिमल रीजन है उसको एनिमल और हैं सारे के सारी कलेक्टिव या सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको फौना कहते हैं। जबकि सेट ऑफ प्लांट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उसको वहाँ का फ्लोरा कहते हैं। और यही फ्लोरा और फौना मिलकर बायोटा बनाते हैं। ए क्लोज स्टडी ऑफ बायोटा रिवील्स दैट, बायोटा की क्लोज स्टडी ये बात रिवील करती है कि नन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशी अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द कोई भी एक ऐसी स्पीशी नहीं है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो कि पूरी दुनिया में एक तरीके से पाई जाती हो, एक ही नंबर में या एक ही कांस्टेंट रेशो से पाई जाती हो। ईच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डेफिनेट रेंज और एरिया ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक जो है अब उन एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ में से हर एक स्पीशीज़ जो है वो एक ख़ास एरिया तक या इसके एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटेड है। बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इन बोथ स्पेस एंड टाइम। अब स्पेशल और पर यूनिट टाइम के अंदर अगर हम पर यूनिट स्पेस पर यूनिट टाइम के हवाले से देखा जाए तो एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बायोजियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। बायोजियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग वाई स्पीशीज़ आर इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड इन डेवलपिंग एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल हैबिटेट। अब बायोजियोग्राफी जो है इस बात का जवाब देने के लिए अहमियत की हामिल है कि स्पीशीज़ आज कहाँ पर मौजूद हैं, इनका पास्ट क्या था और इनका फ्यूचर, इनकी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन बायोजियोग्राफी की मदद से की जा सकती है। मेजर जो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं वो दुनिया को अगर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाए तो बायोजियोग्राफिकल रीजन में नेआर्कटिक रीजन है, नियोट्रॉपिक रीजन है, पेलार्कटिक रीजन है, इथोपियन रीजन है, ओरिएंटल रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है और ओशियानिक रीजन है। एंटार्क्टिक रीजन को समटाइम्स जो है वो एक रीजन या जोन के तौर पे लिया जाता है, लेकिन फर्दर जो साइंटिस्ट हैं वो इसको जोन कंसिडर नहीं करते हैं। द नियार्कटिक एंड पेलार्कटिक इज़ रेफर टू बोथ हैज़ होल आर्कटिक।
अब नियार्कटिक और पेल आर्कटिक जो हैं इन दोनों को कलेक्टिवली होल आर्कटिक भी कंसीडर किया जाता है। अब ये एक ग्लोब या मैप ऑफ द वर्ल्ड है, इसके अंदर रीजन्स को थोड़ा सा क्लियरली डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो रीजन है वो नज़र आ रहा है, वो पेलार्कटिक रीजन कहलाता है। ये सबसे बड़ा दुनिया के अंदर जो रीजन है वो पेलार्कटिक रीजन कहलाता है। इसके बाद जो उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो हमारे पास ओरिएंटल रीजन है। पेलार्कटिक और ओरिएंटल की अहमियत इस हवाले से भी है कि पेलार्कटिक रीजन में पाकिस्तान का एक हिस्सा, एक सूबा बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वो पेलार्कटिक रीजन से बिलोंग करते हैं, जबकि बाकी सारे का सारा हमारा मुल्क जो है वो ओरिएंटल रीजन का हिस्सा है। ओरिएंटल रीजन में इंडियन बॉर्न या इंडियन ओरिजिन जितनी कंट्रीज़ हैं, इंडो मलायंस जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ओरिएंटल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इथोपियन रीजन है। अफ्रीका के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो इथोपियन रीजन में आते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ये एक सेपरेट ही है, सेपरेट वर्ड है। नियोट्रॉपिक रीजन अमेरिका का एक पार्ट नियोट्रॉपिक रीजन है और दूसरा नियार्कटिक रीजन है जी। इसी टोटल को मिलकर होल आर्कटिक रीजन कहते हैं जी। हल्की सी हिस्ट्री ऑफ बायोजियोग्राफी को हम यहाँ पर अगर डिस्क्राइब करें डिटेल में, ये हिस्ट्री दोबारा आ रही है, हल्का सा इसको टच अप करके देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ बायोजियोग्राफी, स्टडी ऑफ बायोजियोग्राफी गेन पॉपुलैरिटी द वर्क ऑफ अल्फ्रेड रसेल वेलेस। सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल हुई हैं ये स्टडीज़ ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस की वजह से हुई हैं। इन द मिड ऑफ लेट 19th सेंचुरी, मिड टू लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1850s एंड अबव 1850 प्लस ईयर्स में जो है ये क्या हुआ, इस स्टडीज़ को या जियोग्राफिकल स्टडीज़ को वैल्यू दी गई। ही एक्सटेंसिवली स्टडीड द अमेज़न रिवर एंड द मलायन आर्चिपेलागो आइलैंड्स। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने इन दो रीजन्स को ज़्यादा स्टडी किया, मलायन आर्चिपेलागो और अमेज़न रिवर को। ड्यूरिंग हिज टाइम देयर he examined the flora and fauna and came up with the Wallace line which divides Indonesian parts and the distribution of animals। ये वेलेस लाइन डिटेल से आगे आ रही है, जिसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वेलेस लाइन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है और ये कैसे इतना ज़्यादा एरिया को कवर कर पा रही है और इतनी ज़्यादा इसकी एम्फसाइज क्यों और इसको इतनी कंसिडरेशन क्यों दी जा रही है। बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव अर्ली रिसर्च वेलेस इज़ ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। इसको फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है जी। यहाँ पर वेलेस लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है कि ये वाली लाइन वेलेस लाइन कहलाती है। अगर हम इसको हल्का सा ओवरव्यू लें तो ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन को डिवाइड करने के लिए दरम्यान में मौजूद मलायन आर्चिपेलागो या मलायन ट्रांजिशनल आइलैंड्स पाए जाते हैं जो दरमियानी इलाके को कवर करते हैं। इन इलाकों या यहाँ पर मौजूद आइलैंड्स ये मोर देन 100 के करीब, 100 से अबव जो हैं वो आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स जो हैं इनको किसी एक ख़ास रीजन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये इन दोनों रीजन्स के इन बिटवीन ये बाउंड्री पे मौजूद है। तो इनकी डिवीज़न के लिए एक लाइन पेश की गई जिस लाइन को वेलेस लाइन कहते हैं। ये वेलेस लाइन ओरिएंटल रीजन को ऑस्ट्रेलियन रीजन से सेपरेट करती है। टाइप्स ऑफ बायोजियोग्राफी, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बायोजियोग्राफी स्टडी की जा रही हैं। इनमें 3 टाइप्स यहाँ पर बेसिक हैं, जिनमें हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी है, इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी है और कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी में अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी किया जाता है। इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल कंडीशंस स्टडी किया जाता है, या इससे इकोलॉजिकल कंडीशन की चेंजिंग से या वेरिएशन इन इकोलॉजिकल या फ्लक्चुएशंस इन इकोलॉजिकल कंडीशन से जो हमारे पास रिजल्टेंट हासिल हो रहे हैं या रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं उनका मुताला किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। ईच फील्ड हाउएवर लुक्स एट फाइटोग्राफी जी। ये इन्हीं 3 ब्रांचेस में से दोनों ब्रांच ये जो हैं ये मेन डिवीजन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं। पहली डिवीजन जो है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाती है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स को देखा जाता है, प्लांट को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट कम्स द जू जियोग्राफी, जिसके अंदर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को अक्रॉस द ग्लोब स्टडी किया जाएगा। Phytogeography is the branch of biogeography that is concerned with the geographical distribution of plant species or more generally plants. Phytogeography is the branch of biogeography। ये बायोजियोग्राफी की ब्रांच है जिसके अंदर प्लांट स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को या प्लांट या ऑटोट्रॉफिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिकली प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाएगा। जू जियोग्राफी,
Phytogeography is the branch of biogeography that is concerned with the geographical distribution of animal species and their attributes. ये geographical distribution of animals और animals की geographical या जोग्राफियाई मौजूदगी और उनकी खसूसियात हैं, उनके ख़वास का मुताला है। अब यहाँ पर जियोग्राफिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं या जियोग्राफिकल रीजन्स के स्पेसिफिक फ़ौना है या ज़ू जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर हर रीजन जो है उसके अंदर मौजूद जो एनिमल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। जैसे ओरिएंटल रीजन के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ये लीमर है या पीकॉक वगैरह है, ये दुनिया में कहीं और पर भी पाया नहीं जाता। एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर मार्सुपियल्स, डेविल है, कंगारू है, कीवीज़ वगैरह हैं, ये कैसूबरीज वगैरह ऐसे ये जो हैं ये हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स पाए जाते हैं। कंगारू और इस जैसे दूसरे जो हैं जो मार्सुपियल्स हैं, इनकी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाई जाती हैं। पेलाक्टिक रीजन की बात करें तो पांडा, रेड फॉक्सेस वगैरह और ये जो हैं ये पेलाक्टिक रीजन की मिसाल, ये पेलाक्टिक रीजन की निशानियाँ हैं। इसी तरीके से प्रोंगहॉर्न एंटीलोप जो है ये नियार्कटिक रीजन का, और बीवर भी नियार्कटिक रीजन का है जी ऑर्गेनिज्म है। नियोट्रॉपिक रीजन की बात करें तो आंट ईटर्स हैं, स्लॉथ्स हैं और कैपुचिन मंकीज़ हैं, ये नियोट्रॉपिक रीजन में, इनके लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। अफ्रीका की बात करें तो गोरिल्लाज, जिराफ और लीमर, ये अफ्रीका की डिस्टिंक्शन है, ये अफ्रीका की निशानियाँ हैं जी। ब्रांचेस ऑफ ज़ू जियोग्राफी। ज़ू जियोग्राफी को फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोच। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी। इट इन्वेस्टिगेट्स द रोल ऑफ प्रेजेंट बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन इन इन्फ्लुएंसिंग एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शंस का मुताला करेगा जो कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करें। यानी कि अब इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी के अंदर इकोसिस्टम या माहौल से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इफ़ेक्ट्स ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जो हैं एंड देयर इंटरेक्शंस ऑन द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जाएगा। तो ऐसी ज़ू जियोग्राफी को इकोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी कहते हैं। हिस्टोरिकल ज़ू जियोग्राफी कंसर्न विद द हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन, डिस्पर्सल एंड एक्सटेंशन ऑफ टैक्सा। अब मास एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा या मास डिस्ट्रक्शन या मास एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इस ज़मीन पर 3 से 7 के करीब मास एक्सटेंशन हुई हैं। ये 7 के करीब मास एक्सटेंशन जो हैं ये डिस्क्राइब की जाती हैं कि एक वक्त ऐसा है, कोई ऐसे कैटास्ट्रॉफीज़ प्रोड्यूस हुए कि ऐसे हालात प्रोड्यूस हुए जिनके नतीजे में ज़मीन पर मौजूद 80 to 90% किसी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन मौजूद थी वो रिमूव होगी या वो एक्सटिंक्ट होगी। तो ये हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि जी ये जो इकोसिस्टम या आज इन्वायरमेंट मौजूद है या आज एनिमल्स जितने मौजूद हैं, ये एनिमल्स इन द पास्ट मौजूद थे या नहीं थे, या इन नियर फ्यूचर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं या ये हिस्टोरिकल ये कैटास्ट्रॉफीज़ ये किसी इकोसिस्टम को या कहीं पर सेट क्लाइमेट कम्युनिटी जो है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसको कैसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फोनिस्टिक्स की बात करें, स्टडी ऑफ फौना ऑफ अ सम टेरिटरी और एरिया। एक एरिया के अंदर अगर हम लोग एक डाटा बॉक्स बना लें या एक डाटा बेस बना लें जिसके अंदर वहाँ मौजूद तमाम फ़ौना का जो है वो डाटा कलेक्ट करके रखा जाए तो इसको फोनिस्टिक्स कहते हैं। इट्स डाटा इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ स्पीशीज़ इन अ गिवन एरिया, टाइम एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट एंड हैबिटेट एक एसोसिएशन। ये ख़ास वक्त के अंदर मौजूद वहाँ पर मौजूद एनिमल्स, उनकी एसोसिएशन और उनकी जो पॉपुलेशन नंबर है उसको डिस्क्राइब करता है फोनिस्टिक्स। ये भी बताता है कि इसके अंदर यहाँ पर मौजूद जो एनिमल्स की असेंबलेजेस हैं या यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऐसी क्यों हैं, या यहाँ पर ही एनिमल्स मौजूद क्यों हैं, इसके अलावा किसी और जगह पर मौजूद नहीं है, या एंडेमिज़म को भी ये स्टडी करता है जी। कोरोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या पर स्पेस एंड पर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कोरोलॉजिकल ज़ू जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव ज़ू जियोग्राफी, ये हिस्टोरिकल, करंट, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्रिप्टिव ज़ू जियोग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव ज़ू जियोग्राफी के अंदर डिटेल्ड स्टडी की जाती है, डिटेल जैसे कंप्लीट नोट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल और जेनेटिक्स, ये 3 से 4 पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनके हवाले से एनिमल्स की जो स्टडी है उसको डिस्क्रिप्टिव ज़ू जियोग्राफी कहते हैं। ये काउजल ज़ू जियोग्राफी है जी, ऐसी ज़ू जियोग्राफी जिसके अंदर फैक्ट्स और उनके काजीज़ का
या कोई ऐसे काजेज़ जो किसी स्पीशीज़ की किसी जगह पे मौजूदगी या किसी स्पीशी की मौजूदगी या उसकी एक्सटेंशन का बाइस बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं या उनके बनने का इम्कान होता है, उन काजेज़ की स्टडी को काउजल ज़ूजियोग्राफी कहते हैं। ये कैजुअल नहीं है, ये काउजल है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कहीं। एक्सपेरिमेंटल ज़ूजियोग्राफी, इट डिस्क्राइब्स द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एवोल्यूशन एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्शन। एक्सपेरिमेंटल ज़ूजियोग्राफी के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स डिस्कवर किए जाते हैं या डिस्क्राइब किए जाते हैं, जिनको यूज़ करके हम लोग ज़ूजियोग्राफी के असूलों को या इनके डिस्पर्सल के कवानीन को या प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस को मालूम कर सकते हैं जी। अप्लाइड ज़ूजियोग्राफी, अप्लाइड ज़ूजियोग्राफी के अंदर जो प्राइमिटिव रूल्स ऑफ ज़ूजियोग्राफी हैं, उन रूल्स की टेस्टिफिकेशन की जाती है और उन रूल्स की वेरिफिकेशन की जाती है और उनको अप्लाई करके उससे नई डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या नई एग्जिस्टेंस है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है अप्लाइड ज़ूजियोग्राफी को यूज़ करते हैं। इट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट में और प्रेजेंट में जो है उसको डिस्क्राइब करती है और इसके हवाले से फ्यूचर की प्रिडिक्शन करती है। इसकी एप्लीकेशन में कंजर्वेशन मैनेजमेंट है, ये डाटा बुक प्रोड्यूस करती है। डाटा बुक्स जो हैं ये हमें आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि ये स्पीशीज़ जो है ये नियर टू एक्सटिंक्शन है, एंडेंजर्ड है, ये थ्रेटेंड है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन है जी, कि इकोनॉमिकली वो कितना हेल्पफुल है या हेल्पफुल नहीं है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट, हमें उस इन्वायरमेंट की असेसमेंट या उस इन्वायरमेंट का तज्जिया देते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर स्पीशीज़ प्रेजेंट है, कि आया वो इन्वायरमेंट फिजिबल है, कंड्यूसिव है या डिस्ट्रक्टिव है टुवर्ड्स दैट स्पीशीज़ डिस्पर्सल। इन्वायरमेंटल असेसमेंट के बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का एस्टिमेशन भी हमें अप्लाइड ज़ूजियोग्राफी के अंदर लगता है, जिसके ज़रिए हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस तरह सस्टेनेबल इनका यूज़ किया जा सके, मैनेजमेंट की जा सके कि ये रिसोर्सेज इन द नियर फ्यूचर भी हमें अवेलेबल हों। लैंडस्केप प्लानिंग के अंदर ये हमें आइडियाज़ देते हैं या हमें तजावीज़ देते हैं कि हमने कितने जो लैंड पार्ट है उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, कितने पार्ट को जो है अगर हम डिस्टर्ब कर भी दें तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो इकोसिस्टम या वहाँ पर मौजूद फॉनल स्पीशीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें। लास्ट पे है जी पब्लिक हेल्थ। अब किसी भी चीज़ को इतना मेजॉरिटी से या इतना मेजरली जो है वो नहीं किया जाता कि उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ जो है वो सिक्योरिटी में चली जाए। मसलन शेर एक खूबसूरत जानवर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है और ज़रूरत है उसकी के शेर की जो है कंजर्वेशन की जाए। लेकिन कंजर्वेशन एक मैनेजमेंट या मैनेजेबल इन्वायरमेंट या मैनेजेबल वे से होगी फिर तो इसका फ़ायदा है, लेकिन अगर मैनेजेबल वे से ना हो उसका नुकसान ये होगा कि वो हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए पब्लिक सिक्योरिटी का रिस्क बन जाएगा। ब्रांच ऑफ ज़ूजियोग्राफी में नेक्स्ट ब्रांच है जी सिस्टमैटिक ज़ूजियोग्राफी। इट्स अ बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, स्पेशली काज एंड इफेक्ट्स ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिस्टमैटिक ज़ूजियोग्राफी के अंदर फॉनल डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिस्ट्रीब्यूशन के इफ़ेक्ट्स और उसके इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शंस को सिस्टमैटिक ज़ूजियोग्राफी के अंदर स्टडी किया जाता है। यानी कि उन काज और इफ़ेक्ट्स को जो किसी एक स्पीशी जो है उसकी मौजूदगी कुछ इफ़ेक्ट्स काज करती है और उसके ऊपर कुछ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन तीनों से चारों चीज़ों का मुताला जो है ये सिस्टमैटिक ज़ूजियोग्राफी में आता है। बायोसिनोटिक ज़ूजियोग्राफी, दिस ब्रांच डिस्क्राइब्स ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और जियोग्राफिकल एरियाज विच इज़ लिमिटेड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ मोर और लेस एसोसिएशन ऑफ लिविंग क्रिएशन इन अ सर्टेन एरिया। बायोसिनोटिक्स जो है ये हमें हेल्पफुल हैं जी इंटरेक्टिंग जानदारों के एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर इंटरेक्शन को जो है ये बायोसिनोटिक्स में स्टडी किया जाता है। ये इसके साथ साथ बायोटिक कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ये सारे के सारे जो हैं बायोसिनोसिस, यानी कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और इस कम्युनिटी की जो फेथ है उसको डिस्क्राइब करते हैं बायोसिनोटिक्स में। कम्युनिटी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है या इकोलॉजिकल कम्युनिटी है और बायोसिनोसिस है, ये तीनों से चारों चीज़ें तकरीबन एक ही मानी रखती हैं जी। पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। विद द स्पेस पर यूनिट स्पेस और पर यूनिट टाइम, किसी जगह पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस दुनिया में कितनी जगह पर पाए जाते हैं या कैसे पाए जाते हैं, ये जो चीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं और वो किस किस तरह के यानी कि एनिमल्स वहाँ पर मौजूद हैं।
या वो किस किस तरह किस किस जगह तक पहुंच चुके हैं, या उनके इन्वायरमेंट जो आजकल का इन्वायरमेंट है वो उनके लिए कंड्यूसिव है या डिस्ट्रक्टिव है, जिसके हवाले से हम लोग ये बात जा सकते हैं कि आया वो हमारे ये इस इन्वायरमेंट के अंदर वो मौजूद रह सकेंगे या नहीं। जी, पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो इस दुनिया में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी मिक़दारें क्या वो क्लस्टर्स की सूरत में है, क्या वो इंडिविजुअली रहते हैं, या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी एरियाज़ के अंदर भी पाई जाती है, वो बाकी एरियाज़ में भी प्रेजेंट हैं, या वो एक स्पेसिफिक एरिया में इस दुनिया में पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्पीशीज़ दुनिया के मेजर जोग्राफिकल रीजन्स में पाई जाती है, कंप्लीट ग्लोब पर नहीं, लेकिन मेजर जोग्राफिकल रीजन्स में अगर कोई स्पीशी पाई जाती हो तो उस स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्यू एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑल क्लाइमेट जोन और इन एटलीस्ट वन क्लाइमेट जोन ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। वो या तो सारे के सारे ज़्यादातर मेजर ऑफ द क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते होंगे, या कम अज़ कम हर क्लाइमेट जोन में एक ख़ास टेम्परेचर में या एक ख़ास क्लाइमेट में पाए जाते हों। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसी स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे रैट्स हैं, बैट्स हैं, रैबिट्स हैं, कोकोज़ हैं और अर्थवर्म्स हैं। ये वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। दोज इन एनिमल्स विच आर फाउंड टू inhabit one or more areas which are widely separated, often by thousands of miles, but not present in regions in between them, are said to have discontinuous distribution. ऐसे जानदार जो दुनिया के दूर दराज इलाकों में पाए जाते हों, दूर दूर तक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो, लेकिन उनके दरमियान वाले इलाकों में वो मौजूद ना हो। जैसे दुनिया के दो एक्सट्रीम्स पर कोई एक स्पीशी मौजूद हो, लेकिन उनके दरमियानी इलाकों के अंदर वो स्पीशी पाई ना जाती हो, तो ऐसी स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन को डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन टू इनहेबिट वन और मोर एरियाज विच आर वाइडली सेपरेटेड ऑफन बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दो कॉन्स्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर, या दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पीशीज़ मौजूद है, लेकिन उन थाउजेंड्स ऑफ माइल के डिस्टेंस के दरमियान वो स्पीशीज़ कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग और इसके दरमियान में मौजूद नहीं है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आर सेड टू हैव डिसकंटिन्यूअस बट नॉट प्रेजेंट इन रीजन्स इन बिटवीन दैम आर सेड टू हैव डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की मिसालें आगे आ रही हैं। एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज़ विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट और पार्ट ऑफ इट आर कॉल्ड एज एंडेमिक। कोई ऐसी स्पीशी जो सिर्फ एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो या एक ख़ास जगह पर मौजूद हो, इसके अलावा दुनिया के किसी भी रीजन में किसी भी जगह पर वो स्पीशी मौजूद ना हो, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जी, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल यहाँ पर टैपरीडी फैमिली की दी गई है, या टैपर्स दिए गए हैं। टैपर्स जो हैं वो ये जहाँ जहाँ ये कलर एरिया नज़र आ रहा है दुनिया का, यहाँ पर टैपर्स पाए जाते हैं। टैपरीडी आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 स्पीशीज़ इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, वाइल 1 स्पीशीज़ फाउंड इन मलाया रीजन। अब ये 4 स्पीशीज़ जो हैं ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो मलायन रीजन में पाए जाते हैं। ये टैपर्स हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं बड़ी डिटेल से। अब अंगुलेट्स हैं जी, ये जुगाली करने वाले जानदार हैं, हर्बीवोर्स हैं। तो ये क्या है, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, और इन इलाकों के दरमियान में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अब जैसे सेंट्रल अमेरिका और मलायन रीजन के दरमियान थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिस्टेंस है और फिज़िकल बैरियर जैसा कि समंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो चुकी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जी, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी मिसाल कैमिलिडी फैमिली है। कैमल आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 जीनस कैमिलस इन ओल्ड वर्ल्ड। ये जो रेगिस्तान मौजूद हैं जितने भी वर्ल्ड के अंदर, ये एशियन और अफ्रीकन रीजन के अंदर जो कैमल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एक ही जीनस कैमिलस से बिलोंग करते हैं, जबकि दूसरा जीनस जो लियामा है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। दुनिया में दो ही ग्रुप्स पाए जाते हैं, 2 ही जीनस पाए जाते हैं कैमल फैमिली के। तो एक कैमिलस है जी, ये ओल्ड वर्ल्ड में पाया जाता है, जबकि लियामा जो है ये साउथ अमेरिका के रीजन्स में पाया जाता है। ये है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एक और इसकी मिसाल है जी राइनोसिरोटिडी। राइनोसिरो विच अकर इन अफ्रीका एंड इंडिया बट नॉट इन द रीजन्स बिटवीन दैन
अब राइनोसिरोस या ये जो राइनोज़ हैं ये सिर्फ अफ्रीका और इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा ये किसी रीजन में भी इनके दरमियान में या इनके अलावा दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं पाए जाते। इन बिटवीन दैम, उनके दरमियान में। एलिफेंटिडी, द एलिफेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय टू जनरा टुडे। दो जनरा जो हैं वो एलिफेंट्स के आजकल देखे जा रहे हैं। एक को लॉक्जोसोंटा कहते हैं, अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, जबकि एलिफेस जो है वो इंडिया, बर्मा, श्रीलंका या ये इंडियन बोर्न या इंडियन ओरिजिन कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। मार्सुपियल्स जो हैं इनकी 8 फैमिलीज़ हैं, सारी की सारी ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाई जाती है। सिर्फ ओपोसम जो है ये नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में अपोसम पाया जाता है, और उसके अलावा 8 फैमिलीज़ जो हैं कंगारू वगैरह वो सारे के सारे कंगारू और कोआला बेयर्स वगैरह ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको ये जो बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इन स्पेसिफिक केस ऑफ अगर हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें तो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स या जो है वो उड़ ना सकने वाले परिंदे जो हैं ये पाए जाते हैं डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अमंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स आर परफेक्ट एग्जांपल। ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड इन डेजर्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका। अब ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जो है वो कुदरती तौर पर अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में पाया जाता है। एन एलाइड ग्रुप ऑफ जीनस रिया इनहेबिट द प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। एरियाज जो हैं ये प्लेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। कैसूरीज और ईमूज जो हैं ये पाए जाते हैं न्यू गिनी के जंगलात में। न्यू गिनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के करीब आइलैंड या आइलैंड लाइक रीजन्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन्स के साथ ही है। कीवीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड टू न्यूजीलैंड। अब ये कीवीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं जी। अदर वर्टिब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे वर्टिब्रेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, अमंग रेप्टाइल्स जो एलिगेटर्स हैं वो क्रोकोडाइल फैमिली के, वो सिर्फ साउथ अमेरिका और चाइना में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स। ये एलिगेटर्स जो हैं क्रोकोडाइल फैमिली के हैं, क्रोकोडीली फैमिली के हैं। ये किस जगह पर पाए जाएंगे? ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका और चाइना में पाए जाएंगे। फ़िशेज़ की बात करें तो लंग फ़िशेज़ डिप्नॉय फैमिली से क्लास डिप्नॉय से असल का बिलोंग करते हैं। इनकी 3 लिविंग जेनरा हैं। प्रोटोथीरस जो है ये मार्शेज़ और स्वैम्प्स ऑफ अफ्रीका में पाई जाती हैं। लेपिडोसिरन्स जो हैं ये साउथ अमेरिका में, जबकि नियोसिरेटोडस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसकंटिन्यूस है, ये तो एक दूसरे से हज़ारों माइल्स के डिस्टेंस पर मौजूद है जी। एम्फीबियंस की बात करें तो लियो पैल्मेडी जो है ये फैमिली ऑफ प्राइमेटिव फ्रॉग्स हैं। वन जीनस इज प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और दूसरी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। फॉसिल्स ऑफ दीज जेनरा हैव बीन फाउंड इन मैनी कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये फ़िशेज़ के जो हैं ये फ़िश के जो फॉसिल्स हैं या ओल्ड टाइम फ़िशेज़ जो हैं हमारी, ये जो यहाँ पे इंडेमिक फ़िशेज़ थी उनकी जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया और नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स पर पाई जाते हैं जी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डायनामिक प्रोसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी डायनामिक प्रोसेस है, ये एक रिलेटिव प्रोसेस है। हो सकता है कि एक ऐसी स्पीशीज़ जिसकी आज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो आज थ्रेटन स्पीशी है, कल कोई इन्वायरमेंट उसके लिए कंडीसिव हो जाए तो वही स्पीशी डोमिनेट करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना दे, क्लाइमेट स्पीशी या क्लाइमेक्स स्पीशी बना दे। जबकि आज कोई स्पीशी अगर क्लाइमेट स्पीशी है तो हम इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कल को इन्वायरमेंट उसके लिए कंडीसिव नहीं रहता या इन्वायरमेंट उसके लिए जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता तो वो स्पीशी ड्रैग डाउन होकर थ्रेटन या इंडेंजर्ड स्पीशी बन सकती है। The distribution is dynamic process and the distribution of animal group today will not necessarily be the same tomorrow. For new species are always originating and they are in their turn migrate from centers of origin and spread to different areas as their predecessors have done in the past. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पे ओरिजिनेट हो और एक ही जगह पर एंडेमिक रहे और उसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी वो मूव आउट ना कर सके। हर स्पीशी जो है वो टेंड करती है या कोशिश करती है कि वो अगर उसके लिए इन्वायरमेंट वहाँ पर कंड्यूसिव नहीं रहता, इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं रहता तो उस जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चली जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उनके पास में उनकी जो इंसिस्ट्रल या उनके प्रेडेसर स्पीशीज़ हैं उन्होंने पास्ट में जो है वो माइग्रेशन करके उस एरिया को जो है वो वहाँ पर कम्युनिटी जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प आउट किया था जी। ऐसे इन सम एग्जांपल वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैड अ कंटिन्यूस रेंज इन पास्ट। अब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो रेंज है वो कंटिन्यूस थी, पास्ट में उनकी जो रेंज है या उनकी जो पहुंच है वो कंटिन्यूस थी, लेकिन आज वो क्या है डिसकंटिन्यूस हो चुकी है। ये जो है ये मालूम किया जाता है एज रिवेलिंग बाय फॉसिल्स की वजह से हम ये बात मालूम कर सकते हैं कि जो स्पीशीज़ पुराने ज़माने के अंदर मौजूद थी आज वो स्पीशीज़ जो हैं या कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड थी या कंटिन्यूसली उनकी रेंज थी, आज उनकी रेंज जो है वो डिसकंटिन्यूस हो चुकी है या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूस से थ्रेटन की तरफ चली जा चुकी है।
टुडे दे एग्जिबिट डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन विच मे बी ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन द इंटरमीडिएट एरियाज़। अब जो दरमियानी एरियाज़ थे उन एरियाज़ के अंदर क्या हुआ, स्पीशीज़ जो हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ हो गई है या वो बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं उन दरमियानी इलाकों के अंदर स्पीशीज़ के ख़त्म होने की। सबसे पहली वजह है जी अनफेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस। जब भी इकोलॉजिकल या माहौलियाती तब्दीलियाँ वाक़ होंगी तो जो सबसे कमज़ोर इंडिविजुअल्स होंगे या सबसे कमज़ोर स्पीशीज़ होंगी या जिनके लिए हैबिटेट या शेल्टर और फूड के जो मौके हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे, तो वो इंडिविजुअल्स वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे प्रीडेशन है, कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन है और हैबिटेट लॉस है ड्यू टू फायर है और फ्लड और टाइफून्स हैं। ये वो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि इसकी वजूहत बन सकती है। प्रीडेशन है जी। अब प्रीडेशन के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर वहाँ पर मौजूद हो गया, इसकी साफ मिसाल बालाकोट के अंदर हम देख सकते हैं। बालाकोट से ऊपर वाली रीजन के अंदर एक कार्निवोरस फिश ला के जो है वो न्यू वर्ल्ड से अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से ट्राउट ला के यहाँ पर छोड़ी गई है। ट्राउट मछली खाने में बड़ी लजीज थी और टूरिस्ट जो है वो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो ट्राउट के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था, लाकर यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इन्वेजिव स्पीशीज़ थी, उसने आके सबसे पहले यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ की मोस्ट ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज़ जो थी वो हर्बीवोरस थी। तो इस कार्निवोरस फिश ने सबसे पहले उस हर्बीवोर एंडेमिक स्पीशीज़ को ख़त्म किया और ख़त्म करने और प्रीडेशन के ज़रिए उनका ख़ात्मा कर दिया। कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। अब जैसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या कॉलोनाइजेशन के लिए ये फॉरेस्ट को या अपना जो हमारे बागात हैं, बागात को हम काटते हैं या जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ पर मौजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे अनमोल जानदार जो हैं वो निकलते हैं। तो वो उन अनमोल जानदारों का या उन स्पेशल या डिस्टिंक्टिव एनिमल्स का वो हो सकता है लास्ट हैबिटेट हो। तो हैबिटेट लॉस जो है ये बहुत बड़ी वजह है किसी भी जगह से या किसी स्पीशीज़ के ख़त्म होने की। इसी तरीके से बीमारियां हैं या फ्लड है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है, ये क्या कर सकती है, ये उस पॉपुलेशन को वहाँ से ख़त्म कर सकती है। कंपटीशन ऐसा भी पॉसिबल है, प्रेडेशन की बजाय कंपटीशन आ जाता है। अब रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, जबकि जो इंडिविजुअल्स हैं 2 पॉपुलेशन के या 3-4 पॉपुलेशंस के वो बहुत सारे हैं। तो जो डोमिनेट कर जाएंगे, बेस्ट फिट होंगे इस इन्वायरमेंट में, उनका बचाव, उनका सर्वाइवल यकीनी है, जबकि बाकी सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस वाटर बैरियर्स एंड एस्टैब्लिश पॉपुलेशन सेंटर। अब ऐसे इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है, कैटास्ट्रॉफीज अकर हो चुकी हैं और वो जगह जो है या कोई पुराना जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी पॉपुलेशन जो कि एबिलिटी रखते हैं माइग्रेट करने की या बैरियर्स क्रॉस करने की या फ्लाई करने की या पॉपुलेशन इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इजीली क्या कर लेंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। तो वो जहाँ पर इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है वहाँ से तो उड़ ही जाएगी वैसी पॉपुलेशन। तो जो नई जो इन्वायरमेंट है, नया इन्वायरमेंट जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट पॉपुलेशन की हो सकती है, तो उस जगह पे जाके पॉपुलेशन दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगी, पॉपुलेशन अपना साइज़ बढ़ा लेगी, लेकिन दरमियानी इलाकों के अंदर जो है वो पॉपुलेशन मौजूद नहीं होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मर लैंड ब्रिजेस, जो फार्मर लैंड ब्रिजेस जो पास्ट के अंदर मौजूद लैंड ब्रिजेस थे, कैटास्ट्रॉफीज़ की वजह से या सी लेवल इंक्रीज़ होने से वो जो लैंड ब्रिजेस हैं वो रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो एक वक्त में कहीं जगह पर गई थी तो अब वो दरमियान में फिजिकल बैरियर आ गया, जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूस हो चुकी है। अब डार्लिंगटन एक साइंटिस्ट था, उसने 3 तरीके से बताया कि जी इन 3 तरीक़ों के ज़रिए जो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 3 तरीक़ों से हो सकती है या 3 तरीक़ों से अकर हो सकती है या प्लेस हो सकती है। सबसे पहली है जी बाय रीचिंग द ओशियानिक आइलैंड्स अक्रॉस द वाटर। अब ओशियानिक जो जज़ायर हैं उनको वाटर के ज़रिए अगर कोई स्पीशीज़ जो है या फौना क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है तो वो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट कर लेगा। बाय रीचिंग द ओशियानिक आइलैंड अक्रॉस द वाटर। अब जो वाटर है उसको क्रॉस कर सकें अगर, तो क्या हो जाएगा, दरमियान वाला जो फिज़िकल बैरियर आ जाएगा, इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। बाय सबमर्जेंस ऑफ लैंड ब्रिजेस। दूसरा जो तौज़ी है या दूसरी हाइपोथेसिस है, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो लैंड ब्रिजेस पास्ट में मौजूद थे, आज वो लैंड ब्रिजेस जो हैं वो सैंक डाउन हो गए हैं, वो पानी के अंदर आ गए, जिसकी वजह से फिज़िकल बैरियर क्रिएट हो चुका है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो चुकी है। तीसरा है जी बाय द एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म्स इन द इंटरमीडिएट एरियाज। अब ऐसे कैटास्ट्रॉफीज प्रोड्यूस हो गए हैं, फायर आ गई है या ऐसे जो है वो ऐसी कंडीशंस आ गई, इन कंडीशंस की वजह से क्या हुआ है, दरमियान से स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए।
वो दरमियान इंटरमीडिएट एरियाज़ के अंदर से वो स्पीशी ख़त्म हो गया, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो गई है कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यूस। इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज़ विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट और पार्ट ऑफ इट इज़ कॉल्ड एज इंडेमिक। अब एक स्पीशीज़ जो सिर्फ एक ही एरिया के अंदर पाई जाती है ऐसी स्पीशी को इंडेमिक स्पीशी कहते हैं। जिराफ आर कन्फाइंड टू अफ्रीका ओनली एंड आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब जो जिराफ हैं या ज़राफ़े हैं वो सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, उसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी नेचुरली अकर नहीं करते हैं। 10 जिराफीडी विल रेफर टू एज एंडेमिक टू अफ्रीका। अब ये जिराफीडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं जो है वो होगी अफ्रीका की एंडेमिक। 90% फौना फ्लोरा ऑफ द ओशियनिक आइलैंड कंसिस्ट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। अब ये जो 90% फ्लोरा और फाना है ओशियानिक लाइफ का, वो क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ पर डिपेंडेंट है। दिस इज़ प्रोबेबली बिकॉज ऑफ लॉन्ग आइसोलेशन ऑफ दीज आइलैंड्स फ्रॉम द मेन लैंड इन टू द ओपन सी। अब ये जो आइलैंड्स की पॉपुलेशन है ये 90%, आइलैंड्स की जो फ्लोरा और फाना है ये 90% एंडेमिक है उन्हीं स्पेसिफिक आइलैंड्स की, क्योंकि बहुत लंबे पास्ट ये एरिया से या पास्ट ईयर्स से या हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये एरियाज़ जो हैं ये लैंड मेन लैंड से कट ऑफ हो चुके हैं, ये कटे हुए हैं। तो इसलिए क्या है इनकी जो एंडेमिज़म है ये अपने फिज़िकल बैरियर्स क्रॉस नहीं कर सकते, तो इनके अंदर जो पॉपुलेशन या स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो एंडेमिक हैं टुवर्ड्स दैट रीजन। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अकरेंस ऑफ एनिमल्स इन स्पीशीज़ इन एनी गिवन एरिया इज़ बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। अब किसी भी जगह पर जो एनिमल स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, अकरेंस की दो वजूहत हो सकती हैं। पहली बात यह है कि इन्वायरमेंट वहाँ का कंड्यूसिव है, वो इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प आउट करता है ग्रोथ और रेंज ऑफ टॉलरेंस के अंदर। इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल है उसकी ग्रोथ के लिए और विद इन इट्स टॉलरेबल रेंज के अंदर, एक ख़ास टॉलरेबल रेंज के अंदर ही कोई स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन उससे ज़्यादा हो जाएंगी तो वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं रहेगा। दूसरा, ये स्पीशी पोजेस द एबिलिटी टू गेट देयर। अब किसी तरीके से वहाँ पर वो स्पीशी पहुँच जाए, अगर वो स्पीशी पहुँच जाएगी और वहाँ पर इन्वायरमेंट भी कंड्यूसिव है तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज़ या स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद होगी। द एब्सेंस ऑफ स्पीशीज़ जो है ये भी कुछ पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। पहला पॉइंट है ये इनेबिलिटी टू रीच और माइग्रेट फ्राम द गिवन एरिया ड्यू टू सम बैरियर। अब उस जगह पर कोई बैरियर्स लग चुके हैं, फिजिकल बैरियर्स मौजूद हैं और उस स्पीशीज़ के अंदर इतनी पावर भी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो इस फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो इसके नतीजे में क्या होगा, वो स्पीशीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और इट वाज नेबल टू कम्पीट, सर्वाइव और मेंटेन इटसेल्फ। अब वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत सख्त हैं, तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे या प्रीडेटर्स क्या करेंगे, वो उसकी स्पीशीज़ को वहाँ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है या सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है या अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी हेल्थ ही बहुत ख़राब रह रही है या वो इन्वायरमेंट जो है वो उसके लिए प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल है। तो ऐसे इन्वायरमेंट से वो इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। Because of long isolation, it become altered or differentiated into new species. This concept is called speciation. हम ये देखते हैं कि अगर एक ही जो ओरिजिन के इंडिविजुअल्स हैं या एक ही ख़ानदान के जो बच्चे हैं, हम इसकी छोटी सी मिसाल से इस बात को जो है वो वाज़े करने की कोशिश करते हैं। एक जो आदमी है उसके दो बेटे हैं उसके, एक बेटा जो है उसने उसकी शादी अफ्रीका में कर दी है और वो अफ्रीका में सेटल है और दूसरा बच्चा जो है वो अमेरिका में सेटल है। अगर उसका कोई तीसरा बच्चा भी होता वो पाकिस्तान में सेटल है। तो अब इन्हीं की जो अगर हम जनरेशन वाइज जनरेशन देखें, एक जनरेशन और उससे आने वाली अगली जनरेशन और उससे आगे आने वाली अगली जनरेशन, 4 से 5 जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन गुजरती जाएंगी तो इन जनरेशन के गुजरने के साथ साथ वो जो इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर वो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर रहा है, वहाँ की सराउंडिंग्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, वहाँ का इकोसिस्टम इफ़ेक्ट कर रहा है, वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इंडिविजुअल दूसरे अपने ओरिजिनल इंडिविजुअल से डिफ़र करते जा रहे हैं। यानी कि एक ही दादे की औलाद, एक ही जद की औलाद होने के बावजूद भी ये 3 से 4 जो बच्चे हैं इनकी जो औलादें होंगी ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से डिफ़र करती जाएंगी और एक ऐसा वक्त आएगा अगर लॉन्ग टाइम तक इनको आइसोलेट रखा जाए तो हो सकता है ये रिकॉग्नाइज़ भी ना की जा सकें और ये नई स्पीशीज़ में तब्दील हो जाए। ये बात हमें माननी पड़ेगी, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वक्त के साथ अगर हम स्पेशल क्रिएशन की ही बात मान लें तो स्पेशल क्रिएशन के जो बिलीवर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि इन्वायरमेंट फ़िक्स है
और जो स्पीशीज़ जैसे पैदा कर दी गई है वो स्पीशीज़ जो है वो उससे अब चेंज या आल्टर अपने आप को नहीं कर सकती। अगर हम इसी आइडिया को मान लें तो फिर तो बात मानी जा ही नहीं सकती है। अब हम हमारा ये आम ऑब्जर्वेशन है कि पास्ट के अंदर मौजूद काफ़ी सारी आदात और काफ़ी सारी चीज़ें आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको आज हम प्रैक्टिस में नहीं लाते या जिनको हम छोड़ चुके हैं। बहुत सारी आदात जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। हमारे पास्ट के अंदर हमारे आबाओ अजदाद बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन आजकल नफ़रतों से रहते हैं। हम नई चीज़ों को अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि हम लोग जो हैं वो, हम इंसान की सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो अडेप्टेबिलिटी है, वो नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है। तो इसलिए हम स्पेशल क्रिएशन को भी मानते हैं और एवोल्यूशन को भी किसी हद तक एक्सेप्ट करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है और इस इन्वायरमेंट की वजह से लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो तब्दील हो जाते हैं या लोगों की जो इनहेरिटेंस है वो तब्दील हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसको दो तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जाता है जी। एक उसको कहते हैं जी कॉन्टिनेंटल। दो थ्योरीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं जी कि कैसे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ की कॉस्मोपॉलिटन है और कुछ की डिसकंटिन्यूस है। एक जो थ्योरी है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहलाती है। ये थ्योरी आगे डिस्क्राइब की जाएगी। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी है। सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी के मुताबिक सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं या ये एक स्पीशीज़ जो है वो एक ही जगह पर ओरिजिनेट हुई हैं और उसके साथ साथ जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट होती गई हैं अपने रिप्रोडक्टिव प्रेशर की वजह से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आगे डिटेल से डिस्कवर हो रही है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। सेंटर ऑफ ओरिजिन स्पीशीज़ के मुताबिक इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ देयर हाई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अपने हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से या जितनी इनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी तो वो इंडिविजुअल्स अपने ओरिजिन से दूर होते जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक घर के अंदर 4 बच्चे रहते हैं, 4 बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, कल को उनके बच्चे होंगे तो वो 4 बच्चे भी एक जगह पर नहीं रह सकेंगे। तो ये इनके हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से उनको सेपरेट होना पड़ेगा, उनको अपने ओरिजिन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पर्स होना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आगे डिटेल से आ रही है जी। अब फैक्टर्स इंड्यूसिंग डिस्पर्सल, ऐसे फैक्टर्स जो कि डिस्पर्सल को इंड्यूस करते हैं या प्रमोट करते हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है जी पॉपुलेशन प्रेशर, जिसको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी उस पॉपुलेशन को जो है वो उसके इंडिविजुअल्स के रहने के लिए शेल्टर चाहिए होगा, हैबिटेट चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो उन रिसोर्सेज की वजह से, इन रिसोर्सेज के प्रेशर की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो इस डिस्पर्सल को प्रमोट कर देगा। लैक ऑफ फूड सप्लाई, अगर किसी एरिया के अंदर फूड सप्लाई जो है वो लैक हो रही है तो इससे डिस्पर्सन ज़रूरी हो जाएगी, वो माइग्रेशन करके कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। लैक ऑफ स्पेस, अब फूड सप्लाई और स्पेस भी कम हो रही है तो फिर भी क्या होगा, डिस्पर्सल ज़रूरी हो जाएगा। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन बहुत एडवर्स हो चुके हैं तो ऐसे कंडीशंस के अंदर भी क्या होगा, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सडन क्लाइमेटीज़ जैसे फायर है, फ्लड है या टाइफून है, तो इन क्लाइमेटीज़ के अंदर भी क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल वहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, चेंज ऑफ हैबिटेट। अब कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफी है या कोई ऐसा इन्वायरमेंट है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उनको अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ रहा है, तो ये चेंज ऑफ हैबिटेट भी डिस्पर्सल की मिसाल हो जाती है। ओपनिंग अप ऑफ न्यू एरियाज समवेयर, अगर किसी एरिया पर किसी तरीके से मालूम किया जा सके कि वहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट ज़्यादा बेटर हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं लाइवलीहुड के, तो क्या होंगे, इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरी जगह को इनहेबिट या वहाँ पर पॉपुलेशन इस्टेब्लिश कर। बैरियर्स टू डिस्पर्सल, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बैरियर्स। बैरियर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी जगह पर जो है वो किसी भी जगह से एनिमल्स की या फॉनल इंडिविजुअल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को या डिस्पर्सल को इनहिबिट करते, रोक दे। बैरियर्स आर ऑलवेज रिलेटिव, अब बैरियर्स जो है ये रिलेटिव होते हैं, मतलब कि ये मुतलका होते हैं। किसी एक स्पीशी के लिए एक चीज़ बैरियर होगी, उसी एट द सेम टाइम वही चीज़ किसी दूसरी स्पीशी के लिए जो है वो मीन ऑफ डिस्पर्सल होगी। मीन ऑफ डिस्पर्सल और जो बैरियर्स है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंजेस क्रॉलिंग एनिमल्स के लिए या जो प्लेन्स के एनिमल्स हैं इनके लिए हो सकता है एक बैरियर हो, लेकिन फ्लाइंग एनिमल्स या ऐसे एनिमल्स जो माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर लेते हैं उनके लिए ये बैरियर नहीं है बल्कि मीन ऑफ डिस्पर्सल है। इसी तरीके से वाटर या ओशंस जो हैं ये एक बैरियर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड में से अपना वाटर में से स्विम करके गुजर सकते हैं या फ्लाई करके गुजर सकते हैं, उनके लिए ये वाटर बॉडी जो है ये कोई बैरियर नहीं है। आर ऑलवेज रिलेटिव, फॉर एग्जांपल वाटर में भी बैरियर फॉर लैंड एनिमल्स बट इज़ नॉट फॉर एक्वाटिक। अब एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वो लाइफ है,
जबकि टेरेस्ट्रियल के लिए वो बैरियर है। सिमिलरली लैंड एनिमल्स में हैव देयर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय हाई माउंटेन्स, जबकि फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको ईजिली क्रॉस कर लेंगे। हैव नॉट रिमेन कांस्टेंट इन जियोलॉजिकल पास्ट। अब जियोग्राफिकल पास्ट के अंदर भी जो बैरियर्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है, किसी ज़माने में वो बैरियर्स वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ठीक है। लैंड मासेज एंड सी बाउंड्रीज हैव शिफ्टेड। अब ये लैंड मासेज या लैंड ब्रिजेज जो हैं ये भी चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, और जो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये भी शिफ्ट होते रहते हैं। प्रोवाइडिंग आइदर मीन्स ऑफ डिस्पर्सल और क्रिएटिंग बैरियर्स, या तो ये कुछ के लिए बैरियर्स क्रिएट कर देंगे और कुछ के लिए मीन्स ऑफ डिस्पर्सल बनेंगे। बैरियर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी को फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। फिजिकल बैरियर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड डेजर्ट्स, ये फिजिकल बैरियर्स हैं जी। क्लाइमेटिक बैरियर्स, क्लाइमेट बैरियर्स के अंदर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट, ये क्लाइमेट बैरियर्स हैं। और तीसरी टाइप के बैरियर्स को बायोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं, जैसा कि वेजिटेशन है, प्रेडेशन है और कंपटीशन है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर्स की जी। फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे उसको माउंटेन कहते हैं। ये एक फिजिकल बैरियर यहाँ पर दिखाया गया है जिसको हिमालयन रेंज कहते हैं। इस हिमालयन रेंज को अगर आप देखें तो ये ओरिएंटल रीजन के नॉर्थ साइड पे मौजूद है, जो कि इसको पैलार्कटिक रीजन से सेपरेट करता है। माउंटेन्स, हाई एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस आर इफेक्टिव टोपोग्राफिकल बैरियर्स विच प्रिवेंट द एनिमल्स फ्रॉम क्रॉसिंग इट। अब ये जो माउंटेन्स हैं ये टोपोग्राफिकल बैरियर्स हैं जो कि एनिमल्स को से क्रॉस करने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये इंडिया और यूरेशिया के दरमियान एक इफेक्टिव बैरियर है। साउदर्न साइड में देखें तो हॉट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैविंग, अब जो ये फिजिकल बैरियर है या टोपोग्राफिकल बैरियर है ये वहाँ पर मौजूद स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं उसको भी बड़े क्लियरली डिफाइन कर देता है। मसलन इंडिया, हॉट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैविंग एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोसिरस, डियर्स एंड पीकॉक्स। अब ये जो प्लेन्स ऑफ इंडिया है इनके अंदर ये राइनोसिरस, डियर्स और पीकॉक वगैरह पाए जाते हैं। वाइल एट द नॉर्दर्न साइड क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट है या कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहाँ पर फॉना लाइक ऑक्सन, शीप, पिग्स और हाइनास वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं जी। अब ये एक मोज़म्बिक एक वाटर बॉडी है जो यहाँ पर दिखाई गई है। मोज़म्बिक चैनल जो है ये इनके दरमियान से गुजरता है, तो ये कैसे एक वाटर बॉडी भी कैसे एक फिजिकल बैरियर के तौर पे हो सकती है। लार्ज वाटर बॉडी सच एज वास्ट ओशंस और सी चैनल्स फ्रॉम नोटेबल बैरियर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एनिमल्स सच एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। अब ये एनिमल्स, ये ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि वाटर बॉडीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते, उनके लिए वाटर बॉडीज़ जो हैं ये भी फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं। मोज़म्बिक चैनल 40 किलोमीटर वाइड है, इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर के करीब है। सेपरेट्स मेडागास्कर आइलैंड फ्रॉम इट्स मेनलैंड। अब ये मेडागास्कर आइलैंड जो है उसको मेनलैंड से सेपरेट कर रही है। येट द फौना ऑफ दीज टू रीजन्स आर क्वाइट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब ये इन दोनों रीजन्स के जो फौना है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट और यूनिक है। फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं ये भी की जाती हैं, प्रिवेंट की जाती है माइग्रेशन से, लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसा कि सामन्स हैं, स्टार्जन्स हैं या स्मेल्ट्स हैं, ये सी वाटर से फ्रेश वाटर में क्या करती हैं, माइग्रेट करके जाती हैं अपने स्पॉनिंग सीज़न के लिए। जबकि ईल जो है ये क्या करती हैं, ईल फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाती हैं स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, और एग लेइंग के बाद ये वापस कभी नहीं आती जी। फिजिकल बैरियर की तीसरी मिसाल है जी डेजर्ट्स यानी कि सहरा। अब मोस्ट एनिमल्स आर अनेबल टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट वाटर कपल्ड विद हाई टेम्परेचर। अब डेजर्ट की दो ही खसूसियात हैं जी, उसके अंदर जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर सप्लाई बहुत कम है, और दूसरे नंबर पे जो उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है जी हाई टेम्परेचर। एंड दिस बीइंग क्रिटिकल फैक्टर प्रिवेंट्स एनिमल्स फ्रॉम क्रॉसिंग और लिविंग इन डेजर्ट। अब ये क्रॉसिंग डेजर्ट और लिविंग इन द डेजर्ट से जो है ये क्या करती है, प्रिवेंशन कर देती है या लिमिट कर देती है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं, बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे ह्यूमंस की भी कोशिशें थी सहारा डेजर्ट को क्रॉस करने की। आजकल तो वहाँ पर माशाल्लाह मोटरवे बना हुआ है, अब तो इजी हो गया सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना, लेकिन एक वक्त था जो सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना एक नाइटमेयर से कम नहीं था, विदाउट वाटर सप्लाई और हाई टेम्परेचर। सहारा डेजर्ट इज़ अ गुड एग्जांपल, इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इथोपियन एंड पैलार्कटिक रीजन। अब इथोपियन और पैलार्कटिक रीजन के यानी कि इथोपियन रीजन के नॉर्थ साइड पर और पैलार्कटिक रीजन के साउथ साइड पर ये दरमियान में बैरियर मौजूद है। ये बैरियर जो है ये दोनों रीजन्स के स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करने से रोकता है। इन साउथ
इस जो सारा डेजर्ट है इसके साउथ वाली साइड, साउदर्न साइड पे एनिमल्स सच एज गोरिल्ला ज़ेब्रा, यानी कि उसके साउदर्न साइड यानी कि अफ्रीका के अंदर एनिमल्स लाइक गोरिल्ला, ज़ेब्रा, जिराफ, राइनोज एंड एलिफेंट्स आर फाउंड एंड एब्सेंट इन नॉर्थ साइड। अब इसकी नॉर्थ साइड जो है वो टेम्परेट रीजन पर मुश्तमिल है, लेकिन जो साउथ साइड पर या साउदर्न साइड पर इंडिविजुअल्स या एनिमल्स मौजूद हैं वो नॉर्दर्न साइड पर मौजूद नहीं है। क्लाइमेट बैरियर्स, क्लाइमेट बैरियर्स की बात करें तो सबसे पहला बैरियर टेम्परेचर का आता है जी। वेरिएबिलिटी इन थर्मल वैल्यूज़ इज़ एन इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब थर्मल वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज़ के लिए। लो टेम्परेचर प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टुवर्ड्स पोल्स। अब पोल्स की तरफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। हाई टेम्परेचर प्रिवेंट्स एनिमल एडेप्टेड टू अ कोल्ड क्लाइमेट। अब कोल्ड क्लाइमेट के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो इस हॉट जो क्लाइमेट है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते या वहाँ पर रह नहीं सकते। ह्यूमिडिटी, सम एनिमल्स आर टू बी फाउंड अंडर वेरी ह्यूमिड कंडीशंस वाइल ओनली अदर प्रेफर टू ड्राई हैबिटेट्स। अब कुछ जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर रहें, जबकि कुछ जो हैं वो प्रेफर करते हैं ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर। मैनी सबटेरेनियन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डैम्प सॉइल वुड डाई विद इन शॉर्ट पीरियड इफ एक्सपोर्ट टू ड्राई एयर। अब स्वैम्प्स के अंदर या डैम्प रीजन, डैम्प फॉरेस्ट के अंदर मौजूद जो मॉइस्ट एरियाज़ के अंदर मौजूद एनिमल्स हैं, अगर उनको ड्राई लैंड के ऊपर या ड्राई जो है वो हैबिटेट के ऊपर को एक्सपोज कर दिया या ड्राई एयर की तरफ, तो वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाएंगे, डेजिकेट कर जाएंगे। वाइल इंक्रीज इन मॉइस्चर मेक अ रीजन अनस्टेबल फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जबकि कुछ फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए जो हाई मॉइस्चर लेवल है ये भी एक ख़तरा है, हाई ह्यूमिडिटी लेवल। क्लाइमेट बैरियर्स के अंदर तीसरा बैरियर जो है वो लाइट आता है जी। Light has far-reaching effect on organisms by affecting their several types of activities like growth, locomotion, migration and disturbance। अब लाइट काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स की जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या उनकी कुछ खसूसियात हैं उनके हवाले से उनको कंट्रोल करते हैं जी। रीचिंग इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर सेवरल टाइप्स, इनकी ये टाइप्स जो हैं उनको क्या करता है वो कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ है, लोकोमोशन है, उनके ग्रोथ में इंक्रीज़ है, लोकोमोशन है, हरकत है, माइग्रेशन और डिस्पर्सल वगैरह। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। अब एक्वाटिक लाइफ के अंदर जोनेशंस पाई जाती हैं, तो लाइट की हल्की सी जो डिस्टर्बेंस है वो जोनेशन को डिस्टर्ब कर देगी और इस जोनेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर जो एनिमल लाइफ मौजूद है वो वैसे मौजूद नहीं रह सकेगी। नुमेरस कॉपीपोड्स एंड जू प्लैंक्टन्स एग्जिबिट सर्केडियन मूवमेंट, सर्केडियन रिदम्स बाय शोइंग डायगोनल चेंजेस टू देयर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन लेक्स। अब ये जो लाइट की तरफ या लाइट से जो है लाइट के अगेंस्ट ये मूवमेंट करते हैं कॉपीपोड्स और जू प्लैंक्टन्स, तो लाइट अगर डिस्टर्ब होगी या लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अल्टर हो जाएगी, लाइट जिस इंटेंसिटी से आज पड़ रही है वो कल को चेंज हो जाए या इन फ्यूचर चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से इनकी जो डायगोनल लाइफ है या इनकी लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बायोलॉजिकल बैरियर्स, बायोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला बैरियर वेजिटेशन है। अब देखें जी, फॉनल या फौना, मेजॉरिटी ऑफ फौना जो है वो वेजिटेशन पे लिव करता है, वो रहता है वेजिटेशन के ऊपर। Plants do not only provide food for animals but specific types of habitat also. Most of animals are adapted to peculiar habitat we call as life in forests, in grassland, in desert and so on. अब जिस तरह की वेजिटेशन होगी उस तरह की वहाँ पर लाइफ प्रेजेंट होगी। अब अगर किसी एरिया के अंदर ख़ास किस्म की वेजिटेशन मौजूद नहीं है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर उस टाइप की या स्पेसिफिक टाइप की जो फॉनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद होगी। सम एनिमल्स आर लिमिटेड एंड डिपेंडेंट ऑन सेलेक्टिव हैबिटेट्स विद वेजिटेशन ऑफ देयर चॉइस। अब एनिमल्स को उनकी फीडिंग टाइप के हवाले से दो तरह की डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है जी। पहले को स्पेशलिस्ट फीडर्स कहते हैं। स्पेशलिस्ट फीडर्स आर दोज एनिमल्स विच कैन यूज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड कैन नॉट लिव विदाउट दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ और यूनिक फूड। अब ये स्पेसिफिक टाइप और यूनिक फूड के बगैर वो इंडिविजुअल जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। जबकि दूसरी टाइप के इंडिविजुअल जो हैं दीज आर कॉल्ड जर्नलिस्ट फीडर्स। ये जर्नलिस्ट फीडर्स जो हैं ये एक से ज़्यादा टाइप की फीडिंग्स जो हैं उनके ऊपर अपना गुजारा करते हैं। एक टाइप की अगर फीड ख़त्म हो भी जाए, एक टाइप का जो है वो अगर फूड अवेलेबिलिटी ख़त्म हो भी जाए तो ये उसको शिफ्ट कर लेते हैं टूवर्ड सेकेंड टाइप। For example, panda only feed on bamboo plants and European crested tits nest only in coniferous forest. Koala bears live in Australian region and feed upon leaves of eucalyptus.
अब कोआला बियर यूकलिप्टस सफ़ेदे के पत्ते खाता है, तो अगर सफ़ेदे के पत्ते नहीं होंगे तो कोआला बियर भी मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से पांडा सिर्फ बांस के पत्ते या बांस का दरख्त खाता है, तना खाता है। अगर बांस नहीं होगा तो पांडा भी मौजूद नहीं रह सकेगा। प्राइमेट्स, मंकी, चिंपैंजीज और गोरिल्लाज प्रेफर टू लिव इन फॉरेस्ट वेयर नॉट ओनली दे नीड प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन सोर्स ऑफ फूड आल्सो ट्रीज फॉर देयर शेल्टर। अपने शेल्टर के लिए उनको ट्रीज़ वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो इस हवाले से मंकीज़, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज़ वगैरह जो हैं ये फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। बायोलॉजिकल बैरियर्स में एनिमल्स भी आते हैं। अब एनिमल्स की 3 खसूसियत हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, एनिमल्स बैरियर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स प्रे ऑन वन अनदर। अब एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रे कर सकते हैं। जैसे प्रेडेटर्स और कार्निवोरस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हेर्बीवर पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनिमल पैरासिटाइज ऑन वन अनदर। एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट कर सकते हैं। जैसे सीड सी फ्लाई जो है ये लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंगुलेट्स इन अफ्रीका। ये अंगुलेट्स को या जिगाली करने वाले इंडिविजुअल्स को की डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट कर देती है सीड सी फ्लाई। एनिमल्स कम्पीट विद वन अनदर फॉर फूड, स्पेस एंड नेस्टिंग साइट्स। अब हैबिट, शेल्टर के लिए, फूड के लिए और स्पेस के लिए एनिमल्स जो है आपस में कम्पीट करेंगे। एनिमल्स या तो प्रीडेट करेंगे, एनिमल बैरियर आइदर प्रीडेट, आइदर कम्पीट और पैरासिटाइज अदर एनिमल्स। ये 3 ज़रिए हैं जिनके ज़रिए जो बायोलॉजिकल है बैरियर है ये एनिमल इसलिए बायोलॉजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पाइट द इफेक्टिव बैरियर्स, इन इफेक्टिव बैरियर्स के बावजूद एनिमल्स फॉलो अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी रूट्स फॉर देयर डिस्पर्सल। जो एनिमल्स हैं ये बहुत लंबे लंबे रूट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं या डिस्कवर करते हैं अपने डिस्पर्सल के लिए। कॉमन एग्जांपल जिस डिस्पर्सल के लिए है वो लैंड ब्रिजेस हैं, नेचुरल राफ्ट्स हैं, लार्ज आइस मासेस हैं, फेवरिंग गाल्स हैं और ओशियानिक करंट्स हैं। फेवरिंग गाल्स मीन्स जो आंधियाँ वगैरह ये चलते हैं, तूफ़ान चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ब्रिजेस की। जियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट्स दैट लैंड ब्रिजेस हैव एग्जिस्टेड इन द पास्ट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। अब 2 सब कॉन्टिनेंट्स हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके दरमियान में कोई लैंड कनेक्शन मौजूद था, लेकिन आज वो लैंड कनेक्शन जो है वो मिस हो चुका है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड कनेक्शन जो है या लैंड मास जो है, लैंड ब्रिज जो है वो श्रीलंका और इंडियन रीजन के दरमियान में वाक़ है। ये एविडेंस मौजूद है। थियोलॉजिस्ट या जो रामायण वाले लोग हैं वो इसको कहते हैं कि जी ये जो वानर सेना थी, हनुमान के साथ वाली वानर सेना, ये उसने प्रोड्यूस किया था। उन्होंने पत्थर फेंक कर इसको बनाया था, ये जो दरमियान वाला लैंड ब्रिज है। लेकिन असल में ऐसे है कि ये लैंड ब्रिज जो है ये जियोलॉजिकल पास्ट की निशानी है। These terrestrial connections between continental land masses provide suitable migratory routes for land mammals। अब यही जो लैंड ब्रिजेस प्रेजेंट है या लैंड कनेक्शंस मौजूद हैं, ये लैंड कनेक्शंस क्या करते हैं, फिज़िकल जो हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या मींस हैं डिस्पर्सल के लिए लैंड मैमल्स के माइग्रेटरी रूट में। इन जियोलॉजिकल पास्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हैव लैंड कनेक्शंस। अब जियोलॉजिकल पास्ट में इन दोनों के दरमियान लैंड कनेक्शंस मौजूद थे, जो जिनमें से कुछ जो हैं वो डिटैच हो गए जुरासिक पीरियड के अंदर। रिफॉर्मेशन ऑफ ब्रिज अगेन जो है जिसको आजकल पैनामा कहते हैं इज़ इन लेट क्रिटेशियस पीरियड अलाउड माइग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स। अब लेट क्रिटेशियस पीरियड के अंदर पैनामा की सूरत में नए लैंड ब्रिजेस, ये जिस तरह जो है वो फिज़िकल बैरियर्स क्रिएट होते भी रहते हैं और वो जो है वो डिस्टर्ब भी होते रहते हैं या डिसलोकेट भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। इसी तरीके से लैंड ब्रिजेस मौजूद भी थे पास्ट में, फिर कुछ कैटास्ट्रोफीज़ की वजह से वो सिंक डाउन हो गए हैं और अब दोबारा पैनामा की सूरत में लैंड कनेक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जी। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल में दूसरा मीन है जी नेचुरल राफ्ट। नेचुरल राफ्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ बिग चंक ऑफ सॉइल। ये बड़ी बड़ी जो है वो मिट्टी के तोदों पर मुश्तमिल है। एसोसिएटेड वेजिटेशन, उनके ऊपर मौजूद वेजिटेशन पे, ट्रीज़ पे, दरख्तों पे और एंड अदर डेब्रिस आल इंटैगल टुगेदर विद वाइन्स एंड रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज इनटू अ बिग मास। ये एक बड़े मास की सूरत में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं, जो कि मिलकर एक बड़ा मास बना देती हैं। सिमिलरली लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस, बड़े बड़े जो आइस के जो है वो बर्फ़ के तोदे हैं, ये भी क्या करते हैं, फ्लोटिंग ऑन द ओशंस, समुद्रों के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर मौजूद एनिमल्स जो हैं उनको भी देखा जा सकता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आइदर एक्सीडेंटली और विद इंटेंट, ये जानबूझकर या एक्सीडेंटली क्या करते हैं, इन राफ्ट के ऊपर प्लेस हो जाते हैं और इन राफ्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं। ये लॉन्ग जर्नीज़ ओवर वाटर जो है वो उसके लिए कंडीसिव होते हैं। अब राफ्ट के ऊपर जो मेन है जी, वो वजह ये है कि जी कंपटीशन वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इजीली उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इसके अलावा वहाँ पर वेजिटेशन मौजूद होती हैं और वेजिटेशन जो है वो शेल्टर भी देती हैं
और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं, और ऑक्सीजन के साथ साथ वो उनके लिए फूड के ज़रिए भी हो सकते हैं, इसलिए वो लॉन्ग माइल्स जो या थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जो हैं वो वाटर के अंदर उसके ज़रिए मूव कर जाते हैं। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल के अंदर नेचुरल राफ्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड कैरिंग क्वाइट असैम्बलेज ऑफ लाइफ सच एज विंगलेस इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्क्वैल्स, स्नेक्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मौजूद होते हैं। आर्कटिक मैमल्स सच एज रेंडियर, पोलर बियर्स, वुल्व्स, राफ्ट्स ऑन आइसबर्ग्स। अब ये जो रेंडियर, वुल्व्स या पोलर बियर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आइसबर्ग्स के ऊपर मूव करते हैं जी। ड्रिफ्ट वुड accidental terrestrial forms such as insects, millipedes, amphibians and reptiles may have been carried away from one place to another by large woods। अब साहिल के ऊपर कोई दरख्त मौजूद था, वो दरख्त या उसका कोई पार्ट जो है वो टूटा और टूट कर वो समुंदर की तह के ऊपर फ्लोट करने लग पड़ा। अब उस समुंदर की तह अब जो के ऊपर तैरने वाला ये दरख्त का टुकड़ा है या दरख्त है, इसके ऊपर मौजूद इंसेक्ट्स वगैरह या जो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे। ड्रिफ्ट वुड जी। और लॉग्स इन द स्ट्रीम्स और रिवर्स, ये स्ट्रीम्स और रिवर्स के अंदर यूज होता है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं। ये जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये बालाकोट से ऊपर वाली साइड पे क्या किया जाता है, बड़े बड़े दरख्तों को काट के दरिया में डाल दिया जाता है। तो ये जो वुड है ये वहाँ से मूव करती जाती है और सेंट्रल पंजाब के किसी इलाके के अंदर से आकर उसको निकाल लिया जाता है, लकड़ी को यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अगर कोई वहाँ पर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली कोई जो है वो स्मॉल टाइप का इंसेक्ट है या कॉपीपोड है या कोई स्मॉल जो है वो रिप्टाइल है या एम्फीबियल है, तो वो भी उस लकड़ी के साथ इतने एरिया को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट है जी फेवरिंग गाल्स और विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एग्स, सिस्ट, स्पोर्स, स्मॉल स्नेल्स, स्पाइडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो विंड्स हैं इनके अंदर ये स्मॉल साइज़ या हवा से हल्की जो चीज़ें हैं, स्पोर्स हैं या सीड्स हैं, ये क्या होते हैं, या स्नेल्स वगैरह, ये एक जगह से, सिस्ट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। सिमिलरली सेवियर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्मॉल शोर बर्ड्स। स्मॉल शोर बर्ड्स क्या करते हैं, ये उन वेव्स के ऊपर जो हैं वो फ्लोट करते हैं या ट्रैवल करके एक ग्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। दोज दैट कम बाय चांस इनटू सूटेबल इन्वायरमेंट परसिस्ट एंड बिकम एस्टैब्लिश। अब डिस्पर्सल के नतीजे में या डिस्पर्सल के नतीजे में इंडिविजुअल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है तो वहाँ पर नई पॉपुलेशन इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। अगर वहाँ पर इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर वो जो नए इंडिविजुअल गए हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। Others that enter into unfavorable environment are destroyed. This type of dispersal is called broadcasting। अब इस तरह के जो डिस्पर्सल है इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं जी। ओशियानिक करंट्स। प्लैंक्टोनिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आर सोली डिपेंडेंट ऑन वाटर करंट्स फॉर द डिस्पर्सल। अब प्लैंक्टोनिक जो इंडिविजुअल्स हैं ये डिस्पर्सल के लिए वाटर करंट्स पर डिपेंडेंट हैं। सिसाइल एनिमल्स सच एज ब्रोजोन, इकोडेम्स, मोलस्क जो हैं ये भी इनकेपेबल ऑफ डिस्पर्सल हैं, लेकिन जस्ट लार्वल स्टेजेस के अंदर ये डिस्पर्स हो सकते हैं। मैन की बात करें तो मैन जो है वो पास्ट के अंदर क्या करते हैं जी, इफेक्टिव एजेंट डिस्पर्सल का था। क्रिएचर्स, मैनी क्रिएचर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू डिस्टेंट प्लेसेस। अब इंसान को अपनी पसंद के जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने डिफरेंट इलाकों के अंदर जाके उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी पाई जाती है, ये ब्रायलर मुर्गी जो है ये किसी और इलाके की पेटेंट है, लेकिन इसको यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के लिए रखा गया है। वाइल सम इंट्रोडक्शंस आर एक्सीडेंशियल, मैनी वर डेलिब्रेट। बहुत सारे जो हैं वो जानबूझ के किए जाते हैं डिस्पर्सल, जबकि कुछ जो हैं वो एक्सीडेंशियल भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल डियर और ट्राउट है इंट्रोड्यूस न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ मैंगूज जो हैं इनको वेस्ट इंडीज़ के अंदर, रैबिट्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रे स्क्वैल्स को इंग्लैंड के अंदर, यूरोपियन स्टार्लिंग को नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और ऐसे माइग्रेशन। मैनी एनिमल्स एग्जिबिट लॉन्ग डिस्टेंट सीजनल माइग्रेशन। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीजनल माइग्रेशन जो हैं वो भी करते हैं, लाइक डिस्पर्सल की तरह। माइग्रेशन आर आल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड इन्वेजन ऑफ न्यू एरियाज बट दे आर नॉट सेम। अब माइग्रेशन और इन्वेजन दोनों ही जो हैं वो इनमें भी मूवमेंट और जो है वो नई इस्टेब्लिशमेंट दरकार होती है, लेकिन माइग्रेशन और इन्वेजन में थोड़ा सा फ़र्क है। माइग्रेशंस आर पीरियोडिक मूवमेंट्स, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के लिए साल के कुछ महीने जो है वो किसी खास एरिया के अंदर रहेंगे एनिमल्स, और उसके बाद वापस अपने जो आबाई एरियाज़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन डिस्पर्सल जो है ये वन वे मूवमेंट है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये एक साइड पे अब मूव कर जाएंगे तो वहाँ से वापस नहीं आ सकेंगे। सेकेंडरी जो माइग्रेटरी इन्वेजन है, रिलीज टेम्परेरी। अब माइग्रेटरी इन्वेजन या माइग्रेटरी जो अटैक है
ये टेम्परेरी है, वो कुछ ख़ास एरिया के लिए, कुछ ख़ास ड्यूरेशन के लिए होगा और उस ड्यूरेशन के बाद वो एनिमल्स वापस चले जाएंगे। जबकि डिस्पर्सल जो है ये परमानेंट इन्वेजन है, वहाँ से इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन को ख़त्म करके मूव नहीं करेंगे। जी, ये ज़ूजियोग्राफ़ी प्रिंसिपल ऑफ ज़ूजियोग्राफ़ी का फर्स्ट पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी सब वीडियोस सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।